और अब कुछ और खबरों की बात करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज 3 जिले यानी बलौदाबाजार, बालोद और दुर्ग के दौरे पर रहेंगे। उनके सोनाखान, राजाराव पठार, कर्रेझर, जंजगिरी यहां पर कई कार्यक्रम आयोजित होने हैं। मुख्यमंत्री इनमें शामिल होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बलौदाबाजार के सोनाखान में शहीद वीर नारायण सिंह के शहादत दिवस पर आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा सोनाखान अंचल को 25.81 करोड़ 81 लाख के विकास कार्यों की सौगात भी देंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बालोद जिले के राजाराव पठार, कर्रेझर में आयोजित वीर मेला कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसके अलावा दुर्ग जिले के जंजगिरी में रोहिणी गौशाला के शुभारंभ कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। तो मुख्यमंत्री शहीद वीर नारायण सिंह की जन्मस्थली सोनाखान पहुंचेंगे और शहीद वीर नारायण सिंह के स्मारक पर फूलमाला चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। साथ ही उनके वंशजों से मिलकर उनका सम्मान करेंगे। इसके बाद स्थानीय कांग्रेस नेताओं से भेंट मुलाकात। शहीद वीर नारायण सिंह की हर साल 10 दिसंबर को शहीदी दिवस मनाया जाता है। और अब बात करेंगे सुबह सवेरे की, यानी तमाम सूबे के अखबार क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ उनकी सुर्खियां बनी हुई हैं और क्या कुछ वो खबरें हैं जो आपके लिए जान लेनी जरूरी है और जिन्हें हम लगातार अपडेट करते रहेंगे। शुरू करते हैं सुबह सवेरे। और सीधे आपको लिए चलेंगे रायपुर। सहयोगी ममता इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। सुप्रभात ममता, क्या कुछ कह रहे हैं आज के अखबार? सुप्रभात ललित सर। और आज सभी जो अखबार हैं उसमें दिया गया है कि शौर्य को किस तरह से श्रद्धांजलि दी गई है और सीडीएस जनरल बिपिन रावत समेत 13 दिवंगतों के दिल्ली में अंतिम दर्शन जो है वो होंगे। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, तीनों सेना के प्रमुखों ने श्रद्धांजलि दी है। और ये खबर जो है वो सभी अखबारों में है। इसके साथ ही हम अगर बात करें तो दूसरी खबर अगर छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई तो दैनिक भास्कर ने फ्रंट पेज पर जो खबर दी है वो ये है कि मंडी शुल्क 100 रुपये में 3 रुपये बढ़ा तो व्यापारियों ने धान का रेट 200 रुपये तक के गिरा दिया, जिससे जो किसान है वो काफ़ी नाराज़ चल रहे हैं और कई जगह विवाद की स्थिति बन गई है। मंडी शुल्क को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों में जो है वो ठनी हुई है। कांग्रेस अपने तर्क रख रही है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि आखिरकार में जो सरकार है वो किसी न किसी से किस तरह से किसानों को ठग रही है। और ये आरोप जो है बीजेपी लगातार लगाती रही है। तो कई जगह धान 1500 रुपये की जगह 200 किया गया है। तो ये खबर है। और हरिभूमि की अगर हम बात करें तो हम हरिभूमि ने भी फ्रंट पेज पर दी है कि हेलीकॉप्टर क्रैश हादसा या साजिश, ब्लैक बॉक्स खोलेगा राज। इसके साथ ही हम बात करें तो कल किसान आंदोलन वापस हो गया, तो किसानों के केस वापस होंगे और एमएसपी के लिए जो है वो कमेटी बनेगी। इस आश्वासन के बाद वो लौटे हैं। इसके साथ ही हम बात करें तो छत्तीसगढ़ से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल बीजेपी पर फिर से निशाना साधा और कहा कि धर्मांतरण और सांप्रदायिकता भाजपा के सबसे बड़े हथियार है। और जब चूंकि यहाँ पर राज्य सरकार अच्छा काम कर रही है, विकास के कार्य कर रही है, तो ऐसे में कोई बीजेपी को मुद्दा नहीं मिल रहा है, तो वो साजिशन इस तरह के चीज़ें कर रही है छत्तीसगढ़ में कि यहाँ की सौहार्दता बढ़े। और ये आरोप बीजेपी के तमाम कांग्रेस के कई लीडर्स लगातार लगाते रहे हैं। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि धर्मांतरण सांप्रदायिकता भाजपा के सबसे बड़े हथियार है और लगातार बीजेपी यही कोशिश कर रही है कि छत्तीसगढ़ का जो माहौल है वो किस तरीके से बिगाड़ा जाए। तो ये खबर है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो पत्रिका ने भी किसानों के आंदोलन की खबर फ्रंट पेज पर दी है। और उसके साथ ही अगर हम बात करें तो जो अलग अलग तरह की खबरें हैं। और जो दुर्ग में चिक्की खाकर 29 जो स्कूली बच्चे बीमार हुए हैं वो खबर है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो बीरगांव में जो महिलाएं हैं वो अपना वो किस तरह से ताकत झोंक रही है वो खबर प्रमुखता से है सभी अखबारों में।
नवभारत की अगर हम बात करें तो नवभारत ने खबर दी है कि तेज़ी से खारून में नालों की गंदगी आ रही है। और पिछले दिनों हमने बताया था, न्यूज़ 18 ने खासतौर पे ये दिखाया था कि किस तरीके से जो है पूरा झाग था और खारून नदी का पानी अगर गंदा हो रहा है तो कहीं ना कहीं जो राजधानी रायपुर के लोग हैं वो भी खतरे में आते हैं, क्योंकि पूरी जो पानी की सप्लाई है घर घर तक के वो उसी से होती है। नवभारत ने दूसरी बात ये अगर हम बात करें तो नवभारत ने खबर दी है कि बिरगांव में महिलाएं जो है वो ताकत झोंक रही हैं। और दोनों ही पार्टियों में, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, वो भाजपा ने 17 तो कांग्रेस ने 14 महिलाओं को उतारा है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो 15 महिलाएं जो है वो निर्दलीय उसमें है। तो ये कहीं ना कहीं ये ताकत जो है वो खासतौर पर प्रमुखता से उतरी हुई है कि जीत जो है उनकी झोली में जाए। तो महिलाओं की टोली जो है वो लगातार प्रचार प्रसार कर रही है। तो ये बिल्कुल खबर दी है। वक्त की थोड़ी कमी है ममता, मैं आपको रोक रहा हूं, बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल हमें कुछ बड़ी खबरों के लिए दिल्ली का रुख करना होगा। और तमिलनाडु के हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका समेत 13 जवानों का पार्थिव शरीर दिल्ली पहुंच चुका है। और आज रावत और उनकी पत्नी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। इससे पहले गुरुवार की शाम प्रधानमंत्री मोदी पालम एयरबेस पहुंचे, जनरल रावत समेत सभी शहीदों को श्रद्धांजलि दी। पीएम ने शहीदों के परिजनों से भी मुलाकात की, ढांढस बंधाया। और एक बार फिर कोशिश करते हैं सहयोगी रवि सिसोदिया से बात करने की। दिल्ली से वो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो बताएं आज क्या कुछ, कैसे अंतिम विदाई का ये पूरा कार्यक्रम होना है, दर्शकों को भी बताएं। रवि जी ललित, देखिए इस वक्त जो CDS जनरल बिपिन रावत का जो आवास हुआ करता था वहाँ पे खड़े हैं। और यहाँ पे जो सेना के जवान हैं वो सुबह से ही यहाँ पे आ गए हैं। और ऐसा बताया जा रहा है कि जो उनका पार्थिव शरीर है वो करीब 9:30 बजे के बाद जो बेस हॉस्पिटल है वहाँ से इस आवास पे लाया जाएगा। और उसके बाद जो डिग्नेटरीज हैं वो उनके अंतिम दर्शन कर पाएंगे। डिग्नेटरीज की अगर बात करें तो कई जो नेता हैं, कई जो राज्यों के मुख्यमंत्री है वो यहाँ पे आ रहे हैं। चाहे उत्तराखंड की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, वो यहाँ पे आएंगे, अंतिम दर्शन करेंगे। और उसके बाद करीब 11:30 से करीब 2 से 3 घंटे का यहाँ कार्यक्रम रखा गया कि 2 से 3 घंटे तक यहाँ पे अंतिम दर्शन के लिए उनको पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। और उसके बाद 2 बजे के बाद का कार्यक्रम है जब यहाँ से जो उनका पार्थिव शरीर है वो बरार स्क्वायर ले जाया जाएगा, जो अंतिम लास्ट राइट की जो बात की जाती है उसके लिए। तो अभी की अगर बात करें, चूंकि सुबह का समय है और जो पार्थिव शरीर है वो बेस हॉस्पिटल पे है, तो ऐसे में फिलहाल कोई अंतिम दर्शन नहीं आया। लेकिन 9:30 बजे के बाद का जो कार्यक्रम है उसके बाद ही यहाँ पे लोग अंतिम दर्शन के लिए आएंगे। और करीब 3 घंटे के लिए यहाँ पे उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा। और उसके बाद से यहाँ से बरार स्क्वायर है वहाँ पे अंतिम यात्रा निकलेगी। जी, अंतिम यात्रा निकलेगी। एक और दिक्कत है रवि के, मेरा ख्याल अभी तक सिर्फ 3 जो शव हैं, पार्थिव देह हैं, उनकी शिनाख्त हो पाई है। क्या ये माना जाए कि आज ये तय हो जाएगा कि जो शहीद हुए हैं, क्या ये सुनिश्चित किया जाएगा आज कि उनकी देह उनके गृहग्राम, उनके शहर, उनकी जन्मभूमि तक भेज दी जाए? वहां पर भी इंतजार किया जा रहा है। रवि बिल्कुल, देखिए जो बताया जा रहा है उसमें कहा जा रहा है कि कई जो ऐसे बॉडीज थे जिनके बारे में DNA से उनका मिलान किया जाएगा और उसके बाद ही जो अंतिम क्रिया होगी वो शुरू की जाएगी। अभी की अगर बात करें तो यहाँ पे अब जो तैयारियां हैं वो हो रही हैं। और यहाँ पे देखते हैं पुलिस हो चाहे सेना के जवान हो वो यहाँ पहुँच चुके हैं और उनकी तरफ से सुबह से ही यहाँ तैयारियां जो की जा रही हैं। और कहा जा रहा है कि 2 से 3 घंटे का समय यहाँ पे जो अंतिम दर्शन उसके लिए किया जाएगा। जहाँ तक जो बॉडीज की और कही जा रही है उसमें कहा जा रहा है कि करीब जो DNA का मिलान करने के बाद ही जो और भी शहीद हैं, जो लोग हैं, उनकी जो बॉडीज हैं उनके परिजनों को सौंपे जाएंगे। यहाँ पे अभी की अगर बात करें तो करीब 9:30 बजे बेस हॉस्पिटल से जो बॉडी है वो यहाँ पे आएगी। 2 से 3 घंटे के लिए अंतिम दर्शन के लिए रखे जाने का कार्यक्रम है। उसके बाद यहाँ से जो अंतिम यात्रा निकलेगी करीब 2 बजे करीब यहाँ से अंतिम यात्रा निकलेगी। जी, करीब 2 बजे अंतिम यात्रा निकलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया रवि, आप लगातार नजर बनाए रखें, आगे भी आपके जरिए अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। और रवि नजर उनकी लगातार बनी हुई है। वापस खबरों का रुख कर रहे हैं। खबर रायपुर से, आज कांग्रेस अपना घोषणा पत्र
जारी करेगी। निकाय चुनाव के मद्देनजर ये घोषणा पत्र बनाया गया है और बाकायदा इसके लिए एक समिति बनाई गई थी। इस समिति ने अब घोषणा पत्र फाइनल कर लिया है। दोपहर 12 बजे घोषणा पत्र जारी होगा। पीसीसी अध्यक्ष इसमें रहेंगे मोहन मरकाम, वो इसे जारी करेंगे। इसके अलावा मोहम्मद अकबर समेत कई मंत्री, इसमें रविंद्र चौबे हैं, शिव कुमार डहरिया हैं, ये सब घोषणा पत्र समिति के सदस्य हैं और पदाधिकारी हैं। राजीव भवन में आज ये घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। और दुर्ग में निकाय चुनाव की बिसात बिछ चुकी है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशियों को जीत दिलाने के लिए रणनीति बना रहे हैं। दुर्ग जिले के 4 निकायों में चुनाव होने जा रहा है। इसमें नवगठित रिसाली निगम भी शामिल है। इसकी कमान प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू संभाले हुए हैं। ताम्रध्वज साहू लगातार पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, प्रत्याशियों का हौसला बढ़ा रहे हैं। नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही अपने अपने मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में है। हमारे साथ मौजूद है गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी। देखिए, युद्ध स्तर पर तैयारियां आरंभ हो गई हैं, नाम वापसी भी हो चुकी है और स्थिति पूरी स्पष्ट हो गई है। किस तरह का देख रहे हैं? मेरा बहुत स्पष्ट तौर पर मानना है, रिसाली नगर निगम के चुनाव के विधानसभा चुनाव के बाद सरकार बनने के बाद 1 साल के अंदर माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से हम लोगों ने निवेदन किया कि रिसाली में विकास बहुत पीछे है, तो इसको निगम बनाना है। उन्होंने सहजता से स्वीकार किया और हमको 1 साल के अंदर नगर निगम दे दिया। विकास कार्यों के लिए इस 1.5 साल में 15 महीना कोरोना काल में निकला, उसके बावजूद 1.5 साल में लगभग 100 करोड़ की राशि हम लोगों ने स्वीकृत कराई है। अधिकांश काम हो चुके हैं, बहुत सा काम चल रहा है, कुछ काम टेंडर की स्थिति में है। तो यहाँ की जनता में इन सब चीज़ों को लेकर के काफ़ी उत्साह है। देखिए, जिस तरह से आप लोग विकास के दम पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन भाजपा की जहां तक बात किया जाए, प्रदेश प्रभारी आई थी डी पुरंदेश्वरी, उनका ये कहना है कि जो विकास हुआ 15 सालों में हुआ है, इन 3 सालों में कोई भी विकास नहीं हुआ। तो वो भी विकास के मुद्दे पर है। वो तो रिसाली क्षेत्र की जनता जानती है कि पिछले 15 साल में क्या हुआ, इस 3 साल में क्या हुआ और निगम बनने के बाद 1.5 साल में क्या हुआ, उसको यहाँ की जनता जानती है। यदि प्रदेश की बात किया जाए तो पूरे प्रदेश में उन्होंने जीत की दावा किया है और जीत का आधार जो उन्होंने बताया है सिर्फ विकास को ही बताया है और कांग्रेस की जो झूठे वादा खिलाफी है उसका आरोप लगाया है। उनके पास कोई मुद्दा भाजपा के पास बचा नहीं है, इसलिए वो इस प्रकार की बातें करती हैं। पिछले बार जब चुनाव हुए यहाँ पूरे प्रदेश में नगरीय निकायों के, उस समय भी उन लोगों ने ऐसा ही वादा किया था और उस समय भी हम पूरे के पूरे 10 निकायों को जीते थे, नगर निगम, सर्वाधिक नगर पालिका, नगर पंचायत। तो इस बार भी हम लोग जीतेंगे। तो कांग्रेस बहुमत के साथ जीत दर्ज करेगी, ये गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का कहना है। तो देखने वाली बात यही होगी कि आगामी 20 तारीख को आम जनता का मत किसके पक्ष पर होता है। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर। दुर्ग के कोलियापुरी शासकीय स्कूल में फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया है। कक्षा 5वीं के तकरीबन 26 बच्चों को जो पौष्टिकता के लिए दी जाने वाली गुड़ पापड़ी होती है, गुड़ पट्टी भी आप इसे कहते हैं, ये इन्होंने खाई और इसके बाद इनके पेट में तेज दर्द होने लगा। तत्काल एम्बुलेंस के जरिए जिला अस्पताल में इन्हें भर्ती करवाया गया। 18 बच्चों को कुछ देर बाद छुट्टी दे दी गई, जबकि 8 बच्चों का इलाज अभी भी चल रहा है। घटना की जानकारी लगते ही गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जिला अस्पताल पहुंचे, बच्चों से मुलाकात की, अधिकारियों से इस मामले की जानकारी ली। इस घटना के बाद डीईओ ने स्कूल के प्रधान पाठक को निलंबित करने के आदेश दिए हैं। स्कूल के 5 शिक्षकों की वेतन वृद्धि रोकने के आदेश दिए गए। डॉक्टरों ने देखा, इलाज किया। 8 जने बच्चे ज़्यादा पेट में दर्द था, उनको भर्ती किए, बाकी को चेक करने के बाद छोड़ दिए थे। उनको भी अब साइड डिस्चार्ज कर दिए होंगे, क्योंकि मैं जब देखने गया तो सभी बच्चे स्वस्थ थे और डॉक्टरों का कहना था कि अब हम इनको छुट्टी करेंगे। तो उसका डीओ को बोल दिया गया है कि जांच कर लें और कहाँ पर इसकी खराबी आई, कहाँ कमी आई, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ा।
महासमुंद कलेक्टर डोमन सिंह जिले के धान खरीदी केंद्रों का लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। गुरुवार को खल्लारी धान खरीदी केंद्र का कलेक्टर ने जायजा लिया, साथ ही वहां चल रहे किसान भंडारे में पहुंचे, किसानों को भोजन भी परोसा और उन्हीं के साथ बैठकर खाया भी, चर्चा भी की। धान खरीदी शुरू होने के दिन 1 दिसंबर से धान उपार्जन केंद्र के समिति अध्यक्ष विजय बंजारे की तरफ से किसान भंडारा आयोजित किया गया है और जो अन्नदाता यहाँ पहुंचते हैं, अनाज बेचने पहुंचते हैं, उन्हें यहाँ निःशुल्क खाना खिलाया जा रहा है। राजनांदगांव के खुज्जी विधानसभा के विधायक छन्नी साहू के पति चंदू साहू के खिलाफ अजाक थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। उन्होंने ट्रक ड्राइवर के साथ अभद्रता की थी और ये आरोप है कि जातिगत टिप्पणी की गई थी। पुलिस ने पड़ताल की है और एफआईआर दर्ज कर ली गई है। अभी तक विधायक पति की गिरफ्तारी नहीं हुई है। विधायक पति के खिलाफ अपराध दर्ज होने के बाद हड़कंप मचा हुआ है, राजनीतिक सरगर्मी तेज है। यहाँ पे बीर सिंह विके बोलते हुए नामक का एक एसटी का आदिवासी उनके द्वारा शिकायत प्राप्त हुआ था चुरिया थाना के अंतर्गत, जिसमें उनका अगेंस्ट में उनका गाली गलौज की मामला सामने आई थी। तो उसी के साथ 4 और उनके साथ जो उपस्थित थे उनके द्वारा भी बयान लिया गया। बयान लाके एफआईआर पंजीबद्ध किया गया है। 0 में चुरिया थाने में एफआईआर किया गया है। 294 और 506 गाली गलौज का और SC/ST का धारा लगा है। कोरबा में यातायात पुलिस ने मोर कोरबा ये कार्यक्रम शुरू किया है। मोर ऑटो मोर कोरबा। एसपी ने बताया कि ऑटो चालक को अलग अलग नंबर दिए जाएंगे। अलग अलग नंबर चालकों से ऑटो चालकों का डेटा पुलिस के पास रहेगा और इसी के जरिए ऑटो ड्राइवर को ड्रेस भी दी गई ताकि कोई अनहोनी पर ड्राइवर की पहचान की जा सके। हमारे जितने भी ऑटो चालक हैं उन सभी लोगों को उनके ऑटो के लिए अलग अलग नंबर मिलेगा। उस नंबर के हिसाब से हमारे पास एक रिकॉर्ड मेंटेन रहेगा। जैसे 1 नंबर की है ऑटो तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, उसके बाकी नंबर्स क्या हैं, ताकि कोई भी सिचुएशन होती है तो हमारे पास 2 नंबर की ऑटो 3 नंबर की ऑटो आएगा तो जो डिटेल रहेगा हम सभी लोगों को मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ सभी ऑटो चालक जितने भी हैं उन लोगों को एक ड्रेस मिला है और सभी लोगों से ये हम लोगों ने कहा है कि ड्रेस को मतलब वो लोग है मतलब ड्रेस में ही रहेंगे ताकि कहीं पे कोई दिक्कत होती है तो हम लोगों की पूरी पहचान हो सके कि ऑटो से संबंधित व्यक्ति हैं उस ड्रेस के माध्यम से। पुलिस का हमेशा जिला ऑटो संघ का सहयोग रहा, आज भी सहयोग मिला है। एक यूनिक नंबर जो मिल रहा है ये बहुत अच्छा सराहनीय है कि उस पर उस विभाग का 100 नंबर 112 नंबर और वो मोबाइल नंबर रहेगा। उससे हर ऑटो चालक को फायदा है, उस पैसेंजर को फायदा है कि 1 नंबर ऑटो नंबर 1 है। उससे क्लियर हो जाएगा कि ऑटो नंबर 1 कौन चला रहा था, राम इकबाल चला रहे थे कि कौन चला रहा था। उससे उस ड्राइवर तक हम लोग पहुंच सकते हैं। बहुत से सवारियों का सामान छूट जाता है जिससे कि उसको सहूलियत मिल रही है उस यूनिक नंबर से। ये बहुत अच्छा सराहनीय काम है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।